इसराइल के पास में मतलब अगर मैं गलत नहीं तो शायद दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार है। इसराइल के पास में ऐसा का पूरा एक मैकेनिज्म है जो कि रॉकेट्स को हवा में ही मारने के लिए कारगर है। इतनी सब अच्छी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर इसराइल फेल कैसे हो गया। मोसाद, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी भी इसराइल की, जो कि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपने दुश्मनों को मारने के लिए तैयार रहती है। लेकिन उन सब के बावजूद भी हम देख ही रहे हैं, सब कुछ फेल हो गया और इसराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया। लेकिन जरा आप सोचिए कि जिस टू स्टेट से इस समय इसराइल परेशान है, उसी टू स्टेट थ्योरी के कारण आज भारत और पाकिस्तान के बीच में इतना तनाव रहता है। तो क्या हम इस बात को मान सकते हैं कि भारत का सिस्टम भी फेल हो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि भारत पूरे टाइम अलर्ट रहता है और भारत को अगर कहीं पर कुछ अच्छा मिलता है उसके बावजूद भी वो अपने ग्राउंड्स को नहीं छोड़ता, जो कि इसराइल ने किया। दरअसल ये पहली बार है कि फिलिस्तीन ने ऐसा और इतना बड़ा अटैक किया है। इससे पहले वे मिसाइल दागते जरूर थे, बंदी बनाते थे, कैजुअलिटी करते थे और भाग जाते थे, लेकिन इस बार आसमान, पानी और जमीन तीनों तरफ से हमला बोला गया। पैराग्लाइडर्स रडार की पकड़ से बाहर होते हैं, इसलिए उससे आए। बाइक और नाव से आकर इसराइल के छोटे शहरों पर कब्जा कर लिया। म्यूजिक फेस्ट में आम लोगों की सरासर हत्या कर दी गई, उनको वहां से अगवा किया गया। इसराइल में ऐसे हमलों की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। इसराइल पर हमास के हमले का तरीका देखकर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ बहुत हैरान है। उतना ही बाकी की दुनिया भी हैरानी में पड़ी हुई है। इसराइल के सबसे करीबी दोस्त अमेरिका, दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी में शामिल मोसाद और इसराइल की सेना को पता भी नहीं चला कि इतना बड़ा हमला होने वाला है। सभी ने माना कि हमास ने बहुत तैयारी के साथ हमला किया है। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे। इसके बाद जंग शुरू हुई और जंग में अभी तक 1600 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के कामयाब हमले और मोसाद की नाकामी में भारत के लिए बहुत बड़ा सबक छिपा है और भारत को ऐसे हमलों से निपटने के लिए क्या तैयारी रखनी चाहिए, इसी बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, ये सवाल आपको भी जहन में उठेंगे ही कभी ना कभी, तो आपको भी ये चीज समझनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि भारत 7 देशों के साथ जमीनी सीमा को साझा करता है। इनमें बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान भी शामिल है, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से कहीं ना कहीं लगती है और 100 किलोमीटर की सीमा सटी हुई है। श्रीलंका और मालदीव वाटर बॉर्डर वाले देश हैं, लेकिन हाँ, टिके ये भी हैं। दूसरा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भारत में आतंकी घुसपैठ करते ही कई इलाकों में ओपन बॉर्डर है जहां पर निगरानी ना के बराबर होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमास ने जैसे अटैक किया, उससे भारत की सुरक्षा एजेंसियों को आखिर क्या सीख लेनी चाहिए। तो देखिए, 2006 में फिलिस्तीन इंतिफादा यानी कि इसराइल के खिलाफ विद्रोह हुआ था। उसी में पहली बार पत्थरबाजी करी गई थी। पत्थर को वेपन नहीं माना जाता, इसलिए यह तरीका बहुत कामयाब रहा था। पाकिस्तान और कश्मीर के अलगाववादियों ने इसी सीख ली और 2009 में भारत में पत्थरबाजी की शुरुआत हो गई। 2018 तक कश्मीर में यह बड़ी समस्या बन चुकी थी। आतंकियों को छुड़ाने के लिए पत्थरबाजी को हथियार बना लिया गया। पाकिस्तान अभी अपने अंदरूनी मसलों में फंसा हुआ है। दूसरी तरफ कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं, इसलिए हमें इसराइल जैसे हमलों से निपटने के लिए अलर्ट पर रहने की वाकई में बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद बात आती है कि इन हालात में भारत को आखिर हम लोग कहां देख सकते हैं। देखिए, भारत हमेशा से ही अपना रास्ता खुद अपनाता आया है। चाहे आप रूस और यूक्रेन की लड़ाई की बात देख लें, क्योंकि हमारे रिश्ते दोनों से ही कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। हमने अपने राष्ट्रीय हित को देखते हुए ही सारे कदम उठाए। भारत हमेशा ही अपना इंडिपेंडेंस स्टैंड लेता है। टेररिज्म से भारत भी पीड़ित है। 75 साल से हम कई स्टेट में इससे जूझ रहे हैं। 26/11 का हमला हुआ, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, कश्मीर और मणिपुर में ऑपरेशन चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि भारत इन सभी चीजों से अछूता है। दरअसल एक सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि इसराइल के पास एक बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है, सर्विलांस का सिस्टम है, सैटेलाइट्स हैं, उसके बावजूद भी हमास ने इतना बड़ा अटैक कर दिया। तो ये बहुत बड़ा फेलियर के तौर पर निकलकर सामने आया है और इसीलिए माना जा रहा है कि ये साफ तौर पर इसराइल का इंटेलिजेंस फेलियर है। मोसाद, जैसा कि मैंने आपको बोला, दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक है। कई साल से इसराइल और फिलिस्तीन में विवाद चल रहा है, फिर भी मोसाद को इतने बड़े हमले की भनक तक नहीं थी। अब ऐसे में एक और बात यह सामने आती है कि इसराइल के आर्मी इस अटैक को आखिर कैसे जवाब देगी, उनकी रणनीति इसको लेकर क्या हो सकती है। काफी हद तक तो हमने इसका जवाब देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल के प्रधानमंत्री ने रणनीति का खुलासा कर दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि युद्ध शुरू हो चुका है। मैंने इसराइल के चेक पॉइंट से गाजा को देखा है, वो बहुत घनी आबादी वाला इलाका है। ऐसी जगह एक बम गिरेगा तो 100 से ज्यादा लोग हताहत हो सकते हैं, इसलिए गाजा में भारी कैजुअलिटी की खबरें आएंगी।
लेकिन इसके बाद बात आती है कि आखिर इजरायली फोर्स की क्षमता और ताकत कैसी है, आखिर इजराइल किस हद तक कार्रवाई करने में सक्षम है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो देखिए, इजराइल की फोर्स बेहद ताकतवर मानी जाती है। उनके यहाँ सिटीजन फोर्सेस कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। हर इजरायली 2 साल मिलिट्री सर्विस में देता है। उनमें से कुछ तो रेगुलर सोल्जर हो जाते हैं, कुछ जरूरत पड़ने पर सेना में आते हैं। इजराइल वेपन्स और टेक्नोलॉजी में तो अव्वल है ही, लेकिन दुनिया भर को इसे एक्सपोर्ट भी करता है। म्यूनिक ओलंपिक में हमने उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की काबिलियत देखी थी। इसमें शामिल आतंकियों को उसने दुनिया भर में खोज खोज कर चुन चुन कर मारा था। इसके बाद बात आती है कि आखिर मिडिल ईस्ट पर इस हमले का कितना असर पड़ने वाला है। दरअसल हमास के हमले की जो टाइमिंग है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका असर मिडिल ईस्ट पर जरूर देखने को मिलेगा। इस्लामिक देशों से इजराइल के रिश्ते लगातार अच्छे हो रहे थे। हमास को आशंका थी कि इस्लामिक देशों से इजराइल के रिश्ते अच्छे हुए तो दुनिया उनके बारे में भूल जाएगी या फिर उनका महत्व कम हो जाएगा। इसलिए हमास ने ऐसा अटैक किया कि इजराइल कड़ी कार्रवाई के लिए मजबूर हो गया। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह आती है कि ईरान का फिलिस्तीन को सपोर्ट तो है, लेकिन अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए एयरक्राफ्ट भेज दिए। तो ऐसे में इन देशों के मिलिट्री टकराव को अपन कैसे देख सकते हैं? तो देखिए, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन शुरू हो चुका है। ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, अब हमास को भी वो सपोर्ट करने की बात कर रहा है। वहीं कतर ने भी ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और आने वाले समय में जो रिश्ते ठीक हो रहे थे उनका प्रोग्रेस जरूर रुक जाएगा। लेकिन बतौर फौजी एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपके मन में कुछ बात चल रही हो तो उसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए, फौजी जब भी लड़ाई में होता है तो उसको सिर्फ अपना ऑपरेशन ही नजर आता है। आतंकियों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, लोगों को उनके परिवार के सामने मारा, कुछ लोगों को बंधक बनाकर ले गए। इन सबकी वजह से इजरायली फौज के दिल में गुस्सा है। उनके दिल में छटपटाहट है कि इतनी अच्छी फोर्स होने के बावजूद आखिर हम कैसे मात खा गए। हमास को आर्मी तो नहीं कह सकते। फिलिस्तीन समझता है कि इजराइल को पूरी दुनिया की शह हासिल है, इसलिए वो जातियां कर रहा है। फिलिस्तीन सोचता है कि इजराइल के मिडिल ईस्ट के देशों से संबंध अच्छे हो गए तो उनका इलाका और कम हो जाएगा, और इसी गुस्से में हमास ऐसे कदम उठाता है। सेना की लड़ाई सेना से होती, कभी कभार सिविल कैजुअलिटी होती, लेकिन हमास की तरह म्यूजिकल फेस्ट शहरों और घरों में घुसकर आम लोगों को आर्मी नहीं मारती। सेना और आतंकी में बस यही एक अंतर होता है। इसके बाद एक बात और आती है कि आखिर इजराइल पर हमास के हमले से भारत को सीखने की क्या जरूरत। देखिए, गाजा पट्टी के अंदर कोई आए या जाए तो इजराइल को पता चल जाता है। इजराइल सोते हुए पकड़ा गया, ये बात हमको जाननी होगी। उसे पता ही नहीं चला कि इतने रॉकेट गाजा में हैं। मिस्र ने खबर दी थी कि हमास के इलाके में जिप्सम के कई कैंटर आ रहे हैं। इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इजराइल सोचता था कि बॉर्डर पर उसकी फेंसिंग कोई तोड़ ही नहीं सकता, उसे बुलडोजर से तोड़ दिया। अब इजराइल हिसाब से चल रहा है। आपके आसपास दुश्मन है तो हमेशा सतर्क रहना ही होगा। दुश्मन मीठी बातों में फंसाकर हमला कर देता है। ऐसा हमने 2020 में देखा कि चीन ने क्या किया। हम सोच रहे थे कि कोविड का दौर है, चीन कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देखिए क्या हुआ हम सभी के सामने। वैसे ही हमास को लगा कि इजराइल के अंदर प्रधानमंत्री और जुडिशरी के बीच जो चल रहा है उसका फायदा उठाया जा सकता है। भारत को भी हमेशा सतर्क रहना होगा। डिफेंस के लिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। देश के अंदर के दुश्मनों पर भी नजर रखना जरूरी है। जिन पर शक हो उन पर निगरानी रखनी चाहिए। लेकिन इजराइल में जैसे हमास शहर के अंदर घुस गया और हिंसा करी, वैसी घटना भारत में ना हो, इसके लिए सुरक्षा वालों को क्या वाकई में सीख देने की जरूरत होगी। देखिए, कारगिल लड़ाई के बाद में जो सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी, उन्होंने कहा कि एक बॉर्डर पर एक ही फोर्स दी जाए। एक बॉर्डर पर अगर बीएसएफ है तो आईटीबीपी आर्मी होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की दिक्कत हो जाएगी। इजराइल ने सोचा कि एक तरफ फेंसिंग है, दूसरी तरफ समंदर है और एक तरफ मिस्र है जिससे संधि है, ऐसे में हम सुरक्षित हैं। अपने यहाँ चीन और म्यांमार में फेंसिंग नहीं, बांग्लादेश में अब फेंसिंग हो रही है, ऐसे में हमारे लिए खतरा तो अभी भी है। लेकिन हमारी सेना के पास इजराइल जैसे हालात में जवाबी कार्रवाई देने के लिए क्या कौन से तरीके हैं, ये आपको पता है? दरअसल दुश्मनों से हम घिरे हुए हैं, ये बात सबको पता है। हमारे दोनों दुश्मनों के यहाँ लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान में लोकतंत्र सिर्फ एक बहाना है, सरकार की चाबी फौज के पास है। वहीं चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, राष्ट्रपति ही वहां सब कुछ है। हम लोकतांत्रिक देश हैं जिसके अच्छे पहलू और बंदिशें भी। इतनी बड़ी आबादी है कि सभी को नौकरी नहीं मिल पा रही। ऐसे में लोगों को बहकाना या घूस देना बहुत आसान है। लोगों को पता भी नहीं चल सकेगा कि वे दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं या अपने लिए। ऐसे में हम सैटेलाइट, एआई और ऐसे दूसरे तरीकों से सर्विलांस को और मजबूत कर सकते हैं। अपने देश की फौज ऐसे हर हमले से निपटने के लिए वैसे भी तैयार है। इजराइल ने जैसे हमास पर हमला किया उसी तरीके की काबिलियत हमारे पास भी। चीन ने 2020 में जैसे ईस्टर्न लद्दाख में किया,
हमने 60,000 जवानों को हवाई जहाज से वहां पहुंचा दिया था। तो ऐसे में बात आती है कि भाई आखिर इजराइल और हमास की लड़ाई से भारत के आसपास जियोपॉलिटिक्स में काफी कुछ बदलने वाला है। क्या आप इसको समझ पाएंगे? क्योंकि भारत देखिए एक ऐसा देश है जो लंबे समय से आतंक को झेल रहा है। इजराइल आतंकी संगठनों से लड़ रहा है और यही कारण है कि भारत ने इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही। आतंक से हमारा काफी नुकसान हुआ है। फिलिस्तीनियों का मानना है सही है कि जमीन उनकी है, लेकिन आतंकी कार्रवाई करना तो कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। गाजा पट्टी हो या वेस्टलैंड, तब भी हमास कभी खुश नहीं होगा अगर इनको ये दोनों मिल गए तो। यरूशलेम तो जितनी मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए पवित्र है उतनी यहूदियों के लिए भी पवित्र है। ऐसे में इजराइल कभी यरूशलेम नहीं देगा और ये लड़ाई भी कभी खत्म नहीं होगी। ये मसला लड़ाई से नहीं बल्कि बातचीत से ही हल होगा। 90 लाख इजरायलियों में मुस्लिम और ईसाई भी हैं, इसलिए सिर्फ यहूदियों के बारे में सोचना गलत है। इजराइल और हमास की लड़ाई के बाद साफ हो गया है कि इस्लामिक देश हमास के साथ खड़े हैं, जो इस्लामिक देश नहीं है वो इजराइल के साथ खड़े हैं। ऐसे में बात यह आ जाती है कि क्या हमास भारत के लिए खतरा कभी हो सकता है? हमास को इजराइल, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन आतंकी संगठन मानते हैं। भारत में एक्टिव आतंकी संगठनों के हमास से सीधे कनेक्शन है कि अब तक कोई सबूत मिले नहीं। हमास और मिस्र के सबसे बड़े इस्लामिक संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के अच्छे संबंध हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड 2021 में बॉयकॉट इंडिया कैंपेन चला चुका है। 23 जून 2011 को पाकिस्तानी संगठन जमात ए इस्लामी के चीफ सैयद मुनव्वर हसन मिस्र गए थे। इखवानुल मुस्लिमून से उनकी मुलाकात की फोटो सामने आई थी। भारत में वांटेड जाकिर नाइक के भी मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर्स से काफी अच्छे कनेक्शंस माने जाते हैं। जमात ए इस्लामी कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे का सपोर्ट करता है। कश्मीर के अलगाववादी गुट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पीछे भी जमात ए इस्लामी का ही हाथ था। कश्मीर में एक्टिव आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को जमात ए इस्लामी ने ही बनाया था। वहीं भारत के लिए चिंता की बात है कि कुछ आतंकी संगठन दूसरे देशों की मदद से किसी देश पर इतना बड़ा हमला कर सकते हैं। भारत में या इसके आसपास एक्टिव आतंकी संगठन क्या कर सकते हैं, ये तो बस सिर्फ हम लोग कयास ही लगा सकते हैं। इससे पहले इजराइल की सेना ने घोषणा करी कि हमने गाजा के बॉर्डर पर कब्जा कर उसे पूरी तरह से सील कर दिया है। सेना ने रात भर गाजा में 200 जगहों पर स्ट्राइक करी। अब तक हमास के 1500 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। वहीं जंग में इजराइल के 123 सैनिकों की मौत हुई। 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में अब तक कुल 1665 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल में 900 लोग मारे गए जबकि 2300 लोग घायल हुए हैं। वहीं गाजा पट्टी में 140 बच्चों, 120 महिलाओं समेत 820 फिलिस्तीनी मारे गए। कुल करीब 4500 लोग घायल हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।